नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 फरवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कर्नाटक सरकार के कानून को रद्द कर दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट। तो पूरा मैटर क्या है फ्रेंड्स, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर जो कर्नाटक सरकार ने बैन लगाया था, तो उस कानून को जो पास किया गया था, कानून को ही रद्द कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार 14 फरवरी को कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों को भी रद्द किया गया है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये कर्नाटक के चीफ जस्टिस हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। यह मामला ऑनलाइन गेम्स के खिलाफ बनाए गए कर्नाटक सरकार के कानून को लेकर कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने इस मामले में ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और अन्य याचिकाकर्ताओं को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधान संविधान के एक अधिकार के क्षेत्र से बाहर हैं और इसे रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पूरे एक्ट को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि केवल उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को ही खत्म किया गया है। बेंच ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से जुआ के खिलाफ संविधान के अनुरूप नया कानून लाने वाले सरकार के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, 5 अक्टूबर 2021 को किए गए संशोधन के तहत उन खेलों में दांव लगाने या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया था कर्नाटक सरकार ने, जिसमें पहले या बाद में भुगतान किए गए पैसे के रूप में टोकन जारी किए जाते हैं। इस प्रावधान में किसी भी खेल में वर्चुअल करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। संशोधन अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया था। सट्टेबाजी या दांव लगाने वाले ऑनलाइन गेम पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने भी पहले प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अगस्त 2021 में तमिलनाडु सरकार के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई हैं। और चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सुपरसोनिक का मतलब था फ्रेंड्स ऐसा, मतलब कि जिसकी गति जो है वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं सुपरसोनिक। तो भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन ए है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर है। यह मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण INS विशाखापत्तनम से इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर यह जो मिसाइल है ये काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति को जारी किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यह पॉलिसी नेशनल हाइड्रोजन मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसको प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। इससे भारत को 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। और आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है। कब किया था? 19 फरवरी को। और यह बायो सीएनजी प्लांट जो है ये 100% गीले कचरे से ऑपरेट होगा और इससे जो गैस निकलेगी सीएनजी, उससे 400 बसें प्रतिदिन चलाई जा सकेंगी। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है ये, जो कि इंदौर में स्थापित किया गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र है जो कि गीले कचरे से चलेगा। तो याद रखना कि एशिया का जो सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र है कचरे पर आधारित, वो कहाँ पर है? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? और फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस।
देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिवर्ष होता है 20 फरवरी को। इसका आयोजन करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, ठीक है। और ILO के अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर हैं। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। आपको याद होगा, इसको थोड़ा सा को रिलेट करिए। तो 1919 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी और बहुत ही दुखद घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसी वर्ष ILO की स्थापना भी हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और याद रखना कि इसकी थीम है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे की थीम है 2022 में, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है, लेकिन 2023 में इसकी मेजबानी करने जा रहा है भारत। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 2023 में इस सत्र का आयोजन भारत में किया जाएगा। 40 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करने का मौका मिला है भारत को। इसके पहले 1983 में नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी। और 2023 में जो बैठक होगी ये कहाँ पर होगी? तो ये मुंबई में होगी। ये भी आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक होगी। ये 140वीं बैठक ये 2023 में होगी। और 2022 में अभी हाल ही में 19 फरवरी 2022 को 139वीं बैठक हुई थी। कहाँ पर? बीजिंग में, चीन में। उसी दौरान ये जो बैठक है 140वीं बैठक, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, ये तय किया गया। और इस दौरान किसी भी देश ने इस बात का विरोध नहीं किया। अब 2023 में भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन करेगा, मेजबानी भी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार बैठक होगी। इसके पहले 1983 में जो बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। भारत 1983 के बाद दूसरी बार इस सत्र की मेजबानी करेगा। और ओलंपिक समिति की बैठक का जो आयोजन है 2023 की गर्मियों में कहाँ पर होगा? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, याद रखना है इसको। और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी आप ध्यान से देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम एंड फॉर जनरल नॉलेज। नरेंद्र बत्रा ये कौन है? ये भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नीता अंबानी भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। इन्हीं के प्रयासों से 2023 में इस सत्र का आयोजन भारत में हुआ, तय मतलब जो हुआ है ये तय किया गया है। भारत के खेल और युवा मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। IOC की बैठक साल में एक बार आयोजित होती है और कुल इसमें 101 सदस्य हैं जिनके पास मतदान का अधिकार है। इसके अलावा 45 माननीय और 1 सम्मानित सदस्य हैं जिनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है लुज़ैन में है, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बच हैं। स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, भारत की UPI सेवाओं को कौन सा देश अपना रहा है? यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद होगा कि बांग्लादेश पहला ऐसा देश बन सकता था जो कि UPI सेवाओं को एडॉप्ट करता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। अब पहला देश बन गया है नेपाल। तो नेपाल जो है ये UPI सेवाओं के आधार पर अपने यहाँ जो डिजिटल सेवाएं हैं उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नेपाल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL, ठीक है, याद रखना है इसको, NIPL इसका मतलब होता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस, ये नेपाल की 2 कंपनियां हैं, GPS और एक और है मनम इन्फोटेक, तो दोनों के साथ हाथ मिलाया गया है। GPS नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक है, जबकि मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लागू करेगी। और NIPL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के वर्तमान में CEO हैं रितेश शुक्ला। UPI सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS पर काम करता है। इसके बारे में आप जानते होंगे। और आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कितने अफ्रीकी देशों को अपना वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए mRNA तकनीकी देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर जो देश हैं उनकी संख्या है 5। कौन कौन से देश हैं? 5 नहीं, 6 देश हैं।
कौन कौन से देश हैं आगे मैं आपको बताता हूं। फिलहाल ये समझिए कि WHO के जो प्रमुख हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस। क्या नाम है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है। 6 देशों को, 6 ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीकी देश हैं। अच्छा ये बताओ कि अफ्रीकी देशों में कितने देश आते हैं? तो देखो अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं उनको अफ्रीकी देश कहा जाता है, अफ्रीकी संघ कहा जाता है, AU। और इसमें कुल 55 देश शामिल हैं। उनमें से 6 देश मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनीशिया को mRNA टेक्निक प्रोवाइड करवाएगा कौन? WHO। mRNA टेक्निक है क्या? देखिए फ्रेंड्स, mRNA टीके एक अलग तरीके से काम करते हैं। वे शरीर में कोरोना वायरस के आनुवंशिक कोड का एक टुकड़ा रखते हैं जिसे लिपिड ड्रॉपलेट के अंदर रखा जाता है। एक बार जब यह कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है, आप जानते ही हैं कि मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो खुद में एक बहुत बड़ा चमत्कार हैं, वो खुद अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। तो एक बार जब ये जो कोरोना वायरस का जो आनुवंशिक कोड का एक टुकड़ा वहाँ पर पहुँच जाता है तो ये कोड हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं? उसको रीड करती हैं कि क्या आ गया ये। उसके बाद कोशिकाएं कोरोना वायरस के एक महत्वपूर्ण हिस्से जो इसके स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां कहलाता है उसको तैयार करती हैं कि इसको ख़त्म करना है तो कैसे करना है। ठीक है, दुश्मन आ गया है, इसको ख़त्म करना है। तो बेसिकली ये समझिए कि इस प्रकार से वो इसके प्रति जो एंटीबॉडी है उसको बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और हमारा जो इम्यूनिटी होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, तब इन स्पाइक प्रोटीनों को देखता है और उनके प्रति जो है एंटीबॉडी यानी कि प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। और इससे क्या होता है कि आने वाले दिनों में हम कोरोना वायरस के प्रति हमारा जो शरीर होता है ये प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर लेता है। तो mRNA टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोरोना वायरस का एक आनुवंशिक कोड शरीर में डाल दिया जाता है, इसे कहते हैं mRNA टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस के लिए शास्त्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? अब देखो कहीं कहीं पर शास्त्र मिलेगा, कहीं कहीं पर ये शस्त्र मिलेगा। बेसिकली मैं तो इसे शस्त्र ही कहूँगा क्योंकि शस्त्र, समझ रहे हैं ना, वेपन्स के लिए ही ये जो ऐप है लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। अब दिल्ली पुलिस जो होती है ना वो गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है, दिल्ली सरकार मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं होती है। तो इस पर कई बार बहस भी गर्मा गर्म छिड़ चुकी है, आप जान ही रहे होंगे। फिलहाल सही जवाब ऑप्शन ए है। और आपको ये बता दें फ्रेंड्स कि अब यहाँ पर देखो डी लिख के आ रहा है तो इसको ए मान लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया है। दोनों का जो काम है वो क्या है? यहाँ पर दोनों का काम एक ही है कि थोड़ा सा और जो है अनुकूल किया जाए स्मार्ट कार्ड। जिससे क्या होता है, दिल्ली पुलिस ने जो शस्त्र मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है इसको तैयार करवाया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन की मदद से। तो स्मार्ट कार्ड बनने से शस्त्र लाइसेंस धारकों को न सिर्फ इसे लेकर चलने में आसानी होगी बल्कि इसकी जांच करने में भी पुलिस को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसी प्रकार से जो लोग होते हैं मतलब जिनके पास क्या होता है कि स्मार्ट कार्ड जो बनाया जाएगा तो जो लोग शस्त्र धारक होते हैं उनको लंबा चौड़ा पुलिंदा लेकर चलना होता है, तो इसके लिए उनको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और एक ऐप भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये जो दोनों सेवाएं हैं इसको शुरू किया गया है कब? अभी हाल ही में। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाने जा रही है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम के लिए। और शहीद दिवस मनाएगी बिहार सरकार 15 फरवरी को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस मनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं और उन्होंने इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जनवरी 2021 में जो मन की बात उनका रेडियो कार्यक्रम होता है उसके संबोधन में उन्होंने तारापुर नरसंहार का उल्लेख किया था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि तारापुर नरसंहार आखिर पूरा मैटर क्या था। तो आपको बता दें ये घटना 15 फरवरी 1932 को हुई थी जब युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर के थाना भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। पुलिस को उनकी योजना की जानकारी नहीं थी लेकिन कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर क्रूर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गोपाल सिंह थाना भवन में
झंडा फहराने में सफल रहे। 4000 की भारी भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें नागरिक प्रशासन का एक अधिकारी घायल हो गए और इसके जवाब में पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 75 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद मौके पर 3400 मिले थे। तो उन्हीं की याद में अब प्रतिवर्ष 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित खानाबदोश और अधे घुमंतु समुदायों के लिए कौन सी योजना को स्टार्ट किया है? तो योजना का नाम है सीड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। सीड मतलब स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। तो DNT समूह के छात्रों को मुफ्त कोचिंग के साथ आवास निर्माण में भी सहायता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह था 21 फरवरी का करंट अफेयर। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे 22 फरवरी के करंट अफेयर में। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी, एक बार ज्वाइन कर दीजिए, इसके बाद PDF आपको वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।